थिंकिंग को अपने साथ यानी सकारात्मक सोच को साथ रखकर इस सफलता को हासिल किया, उस पर एक छोटा सा वीडियो उनका 3 मिनट का यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम एमजेएफ लायन राधेश्याम मौर्य। चीज है फूल जो सबके मन को मोह लेते हैं और सारे आलम को खुशबू से भर देते हैं। हमारी जिंदगी भी उस फूल की तरह बन जाए, जो हमारे पास आए वो भी वो महक पाए, याद रहते हैं। ऐसे ही हमारे दिलों दिमाग पर छाई हुई प्रतिमा है जो सबके मित्र हैं, आपके दोस्त हैं। एमजेएफ लायन राधेश्याम मौर्य। उनका नाम लेते ही उनका हंसमुख चेहरा आपकी नजरों के सामने आया ना? यही तो खासियत है राधेश्याम जी की। उनका कोई बैरी नहीं, सिर्फ दोस्त है, क्योंकि उनकी तमन्ना है कि भूल के भी दिल किसी का ना दुखाया कीजिए, हो सके तो दूसरों के काम आया कीजिए। कोई बेगाना ना रहे इस दुनिया में, हर एक इंसान को अपना बनाया कीजिए। किसी भी जगह जाने के बाद हम ढूंढते हैं अपना आदमी, अपना दोस्त जो हमारा काम कर दे। इतना ही नहीं, अपनेपन से हमारी भावना को समझे। वो अपनेपन वाली भावना राधेश्याम जी के प्रति अपने आप आती है। उनकी आप बीती उस फूलों की तरह है जिसका जिक्र हुआ है। भगवान के फूल जिन्हें हम कहते हैं वो है नन्हे मुन्ने प्यारे हमारे बच्चे, जो हमारी जिंदगी में गुलशन खिलाते हैं। हर बच्चा अपनी जिंदगी में एक उमंग लेकर आता है, लेकिन राधेश्याम जी की बच्ची दिल में सुराग लेकर आई, विकलांग पैदा हुई। अपनी आंखों के सामने घुट घुट कर मरते हुए उन्होंने देखा और कुछ नहीं कर सके। उनकी बेटी की जीवन ज्योत बुझ गई, लेकिन उनके मन में वो लौ जल रही थी। जब भी कोई उस जैसे बच्चे दिखते, उनके अंदर से आवाज आती, पापा मुझे जीना है। उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर जन कल्याण की तरफ उनके कदम बढ़ गए और लायंस क्लब की ओर ले गए। उन्होंने लायंस को ही जिंदगी का मिशन बनाया। अब लायंस क्लब ही उनकी जिंदगी है। खुदा को भी रास आ गई ये बंदगी, जन कल्याण हित लायंस में बिताऊं ये जिंदगी। लायंस क्लब कांदिवली ठाकुर कॉम्प्लेक्स, जिसने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने और सेवा कार्य करने में पूरी मदद की। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के रूप में 4 साल तक अलग अलग डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के साथ एक पोस्ट को लेकर हैंडीकैप, मेंटली चैलेंज्ड और ब्लाइंड बच्चों के लिए कार्य करने का सौभाग्य मिला। रीजन चेयरमैन के समय उनका रीजन सबसे बेहतर था। लायंस क्वेस्ट सैटेलाइट एरिया बोर्ड में 2400 बच्चों को लाभ देते हुए दहिसर स्लम एरिया तक पहुंचे। माइक्रो में उनको जॉइंट पीआरओ तथा जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट ने बहुत कुछ सिखाया और इस काबिल वे उभर कर आए कि सेकंड वीडीजी कैंडिडेट के रूप में आपके सामने खड़े हैं। आप सबने पिछली 5 मीटिंग्स में सुना ही होगा। मैं लोगों से मुलाकात के ये था बुलाई, तो एक बार जोरदार तालियां एमजेएफ लायन राधेश्याम मौर्य के लिए। नई उड़ान के लिए तैयार हैं। आज से 10वीं 12वीं के बाद आप जिंदगी के उस पड़ाव पर जाने वाले, जहां से आपके सपने सारे पूरे होने वाले हैं। आज संजीवनी की वजह से मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा जिसने मेरी जिंदगी को बदला है। मैं जब 10th क्लास में था, 10th और 12th के बाद हमारी जिंदगी एक अलग मोड़ पे आ जाती है, जहां से हम अपनी जिंदगी की नई उड़ान की तरफ चलना शुरू करते हैं। और उस जगह मुझे उस समय उड़ान में ऐसे दोस्तों की जरूरत होती है जो हमारे सहारा बने। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने बहुत सारे सपने देखे लेकिन पूरे नहीं हुए। आज हमारे सचिन तेंदुलकर की हम बात करते हैं, तो सचिन तेंदुलकर जब पहली बार 16 साल में वो पाकिस्तान मैच खेलने गए थे 1989 में, उस समय भारत उस मैच को हारने वाला था। 4 बड़े खिलाड़ी आउट हो चुके थे और वहां पर जो है, वहां की जो घास थी मैदान की, उसमें यह था कि बॉल दिखाई नहीं देता है। उस सिचुएशन में सचिन तेंदुलकर जब खेलने आए, लोगों ने कहा 16 साल के बच्चे को इन्होंने सुसाइड करने के लिए भेज दिया है पाकिस्तान में, और वहां लोगों ने एकदम देखा कि भारत हार जाएगा। उस समय वकार यूनुस का जो पहला बॉल आया, वो बॉल आते ही सचिन तेंदुलकर के नाक पे लगा और वो नाक पे लगते ही खून खून हो गया सचिन तेंदुलकर।
सबने कहा ये क्या हुआ। उस समय जब बैंडेज हुआ, नवजोत से सिंधु आए और उनके डॉक्टर आए, उन्होंने सचिन को कहा कि अब चलो खेल नहीं सकते हो, थोड़ी देर बाद जब प्रेशर कम हो जाएगा फिर आके खेलना। तो सचिन ने कहा था नहीं मैं खेलूंगा। वो उसके शब्द थे, जो पहला शब्द था कि मैं खेलूंगा, उस दिन वो स्टार पैदा हुआ था। आज हम जिसको सचिन को क्रिकेट का भगवान कहते हैं, वह उस 16 साल की उम्र में पैदा हुआ था। उस समय अगर वो चाहता तो वहां से बाहर आ सकता था। आज की उम्र, आपकी उम्र यही है कि आप इस समय जो डिसीजन लोगे वही आपका आने वाला कल होगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग आज जिस मुकाम पर 10वीं और 12वीं के बाद ये फैसला लेने का क्षण है कि आप अपने आप को सोचें कि आपको बनना क्या है। जो आप बनना चाहोगे वो बन सकते हो। आपके सपने आपको खुद को बुनने हैं। मैं एक अमेरिकी फुटबॉल प्लेयर को जानता हूं, उसका नाम था ओजे सिम्पसन। बहुत पतला दुबला पतला पोलियो ग्रसित बच्चा। जब स्कूल में जाता तो बच्चे उसका मजाक उड़ाते, बोलते क्या करोगे तुम, खेल नहीं सकते हो। उस बच्चे ने कहा कि मैं जो है वर्ल्ड चैंपियन बन के दिखाऊंगा। पोलियो ग्रसित बच्चे को सारे बच्चे उसके दोस्त हंसते थे। आपके भी कई दोस्त होंगे जो आपको देख करके हंसते होंगे कि तुम इतना नंबर नहीं ला सकते हो। आज यहाँ सभी बच्चे जो बैठे हैं, कोई 91% लाए हैं, कोई 91% ऊपर लाए हैं, 70, 80, आज बच्चे इतना नंबर ला रहे हैं। उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, फिर भी उनके जीवन में ऐसे कई मोड़ आए होंगे जो उनको लगा होगा कि यह चीजें संभव नहीं है। तो ओजे सिम्पसन जब पहली बार वो फुटबॉल मैच देखने गया, उस समय अमेरिका का बहुत बड़ा खिलाड़ी था ब्राउन, जो उस समय उसको फुटबॉल का तूफान कहते थे। जब ब्राउन खेलने आता था तो लोग उसका खेल देखने जाते थे। ओजे सिम्पसन एक बार गया उस खेल को देखने के लिए, तब उसके पास उस दोस्तों ने सब लोग कहा कि क्या करोगे ब्राउन का खेल देख करके। जब ब्राउन आ रहा था, वो उससे मिलने गया, वो बच्चा ब्राउन से बोला, मिस्टर ब्राउन, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, आपके सारे गोल मुझे याद हैं और मैंने आपके सारे खेल देखे हैं। ब्राउन ने कहा थैंक यू, और वो जाने लगा। तो उस बच्चे ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं आपके सारे रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। तो ब्राउन बड़ा आश्चर्य से देखा कि एक छोटा सा बच्चा जो टिकट खिड़की पर भी नहीं चढ़ सकता है और आज मुझे चैलेंज कर रहा है। और एक टाइम आया कि जब उसने ब्राउन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आप वह सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन आपको वह चीज खुद के अंदर पैदा करनी होगी। जिस दिन आप सपने देखना शुरू करते हो, उन सपनों की उड़ान भरना शुरू करते हो, वह क्षण होता है। हो सकता है कि आज आपका एडमिशन होने वाला है, आपको लगे कि मुझे HR में मीठी भाई में एडमिशन लेना था, आपको दूसरे कॉलेज में एडमिशन मिलता हो। कई बार परसेंटेज की वजह से कम जगह एडमिशन करना पड़ता है। लेकिन हम जब कॉलेज में जाते हैं तो हमारा जो सोचने का नजरिया होता है वो दूसरे बच्चों के तरीके से हो जाता है। कुछ बच्चे होते हैं जो कॉलेज में कॉलेज की बुराई करते हुए रहते हैं। वो कहते हैं कि भाई देखो इस कॉलेज में आए हैं, इस कॉलेज ने तो बहुत अच्छा कहा था, प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, ये कमिटमेंट था, ये कमिटमेंट था, लेकिन ये सब चीजें पूरी नहीं हो रही है। तो सारे लोग उसी में लग जाते हैं। तो 95% बच्चे उस कॉलेज की बुराई में लग जाते हैं। वो बच्चे कहीं भी नहीं रहते हैं। वो सोचते हैं इस कॉलेज से पास होकर के मैं 5,000, 6,000, 10,000 का भी नौकरी नहीं मिलेगा। लेकिन उसी में से 5% बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं नहीं, मैं यहां से पढ़ के निकलूंगा और इन्फोसिस, विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी करूंगा। और वो बच्चे देश के उज्जवल भविष्य बनते हैं और हमारे देश का इतिहास लिखते हैं। हम उन बच्चों का नाम लेते हैं, उन बच्चों ने क्या किया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आपने मिल्खा सिंह पिक्चर कितने लोगों ने देखा है? बहुत सारे लोगों ने देखा है। मिल्खा सिंह को क्या पसंद था? क्या पसंद था? मिल्क। और क्या? इंडिया का ब्लेजर। जिस दिन आपके अंदर वो आग जलेगी कि आपको क्या पसंद है, उस दिन वो जीत पैदा होती है। आपको उस आग को जलाए लगना है। मैं मिल्खा सिंह का एक क्लिपिंग दिखाना चाहूंगा आपको कि मिल्खा सिंह ने अपने आप को कैसे बदला था। करीबन सर, गॉड ब्लेस यू। इस गेम से लड़ रहा हूँ जी। आज उनसे लड़ रहे हो, कल ही स्पाइक्स तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त होंगे। सर वो ओलंपिक में नंगे पैर नहीं दौड़ सकते क्या? ओलंपिक में नंगे मेरे साथ है। एक बार मेरे को भाग के दिखा। आपको इस पिक्चर को देख के सोचना है कि आपकी जिंदगी में भी सपने आपके ऐसे होने चाहिए, कभी हार नहीं मानना, कोई भी मुश्किल आ जाए। हर बच्चा कुछ न कुछ बनना चाहता है, लेकिन जब वो आगे बढ़ने लगता है तो उसको रोकने वाली शक्तियां बहुत सारी आ जाती है। लोग आपको ये कहेंगे आप ये नहीं कर सकते हो। उस
आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करो, आप अपने आप को तैयार करो कि नहीं आप वह कर सकते हो जो दूसरा नहीं कर सकता है। मिल्खा सिंह रेस ट्रैक पर दौड़ने से पहले अपने दिमाग में वो पिक्चर बना लेता था कि वो कहाँ पहुंचना चाहता है, और उसकी सक्सेस स्टोरी उसी बात की थी कि उसने हर जीत जीती। अच्छा, एक ही रखता हूँ। आवाज आ रही है आप लोगों को पीछे? आपकी जिंदगी में भी ऐसे ही प्रॉब्लम आते हैं। जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपको रोकने वाले लोग आएंगे। उस समय आपको देखना है कि उन मुश्किलों को आप कैसे फेस करते हो। लगता है कल सुबह हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। सारी नींद उल्टी हो गई। बस लेन नंबर 1 मक्खन सिंह, लेन नंबर 2 एमएलए गुप्ता, लेन नंबर 3 शेर सिंह राणा, लेन नंबर 4 कप्तान सिंह, लेन नंबर 5 मिल्खा सिंह, लेन नंबर 5 मिल्खा सिंह। जी सर। तेरे दी पागल हो गया तुम। लंबे छेती तो नहीं है। मिल्खा मिल्खा बैठ सीधा मेरी बात ध्यान से सुनो। और बहुत से मौके मिलेंगे, लेकिन इस हालत में भागोगे तो टांगे परमानेंट डैमेज हो सकती है। अंडरस्टूड? अरे गुरुदेव तुम समझाओ। भाई समझा तो जिद नहीं करते, जान दे। की कह रहा है यार, सुन के कुत्ता है। दौड़ने दो ना जी, आपको तो पता ही है। आप अपने गुरु पर भरोसा रखें, जो आपको ट्रेनिंग देते हैं, जो सिखाते हैं, उस काबिल बनाते हैं कि आप अपनी नई जिंदगी, नई उड़ान के लिए तैयार होते हैं। जो हारता नहीं है वही जीतता है, और वही इतिहास रचता है। उसी का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है, और सारे लोग फिर उनको ही उन्हीं का अनुसरण करते हैं। तो आपको यह बनना है कि आपका लोग अनुसरण करें। आने वाले कल में मीरा भाईंदर से आप लोगों में से कोई निकले, जिससे कि हमारे मीरा भाईंदर का नाम रोशन हो।
ठीक है? तो शाबाश है, ठीक है ना? हाय मिल्खा, मिल्खा, तुमने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ गुरुदेव। जब आप जीत करके आते हो तब लोगों को क्या गर्व होता है, आपके गुरु को, आपके टीचर्स को, आपके परिवार को जो सम्मान मिलता है समाज में, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। तो बच्चों, आपको करना है कि आप अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश को कितना ऊंचा उठा सकते हो। उन ऊंचाइयों को छूना है। यहाँ से आपकी उड़ान शुरू होगी। 10वीं 12वीं के बाद ही आपकी वह उड़ान शुरू होती है। जब आप कल्पनाओं के सागर में यहाँ से कॉलेज जाओगे, कॉलेज के परिवेश में आपको खुद को बदलना होता है। उस माहौल में अपने आप को बदलते हुए आगे लेके जाना है। आप में से मिल्खा सिंह कौन है? मिल्खा सिंह को ब्लेजर की बहुत थी, जिसके वजह से उसने दौड़ लगाई थी। तो उसको इंडिया का ब्लेजर चाहिए था। जख्म तो भर गए। आइए मास्टर जी, आ जाइए। जब ब्लेजर मिला तो मिल्खा सिंह कितना खुश हुआ, और उनके बाद उनके परिवार के लोगों को जो खुशी मिलती है। भाई 28 इंच। जा सीना 38 इंच। ब्लेजर का नाप देते वक्त मिल्खा ऐसे शर्मा रहा था जैसे किसी दुल्हन का जोड़ा सिल रहा हो। 18 इंच। अच्छे थे माशाल्लाह। कवर 28 इंच। कलाई 10 इंच। जब आप परिवार में पहुंचते हो तो आपके बहन, आपकी माँ, आपकी बहू, भाभी, सब लोगों को, भाई को कितनी खुशी होती है। तो जब आप दुनिया जीत करके आते हो, जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हो। हाँ जी। तो आपको जीत के ही आना है, यह उम्मीद लेकर के जानी है दुनिया में। बहन के आंखों में जब प्यार के आंसू होते हैं, मैं तेरा बिल्कुल मैं कोई भूत नहीं। गरम कोट के पहना। ये कोट नहीं, ब्लेजर है इंडिया का। देख क्या लिखा बड़ी मेहनत के बाद मिला है तेरे भाई को। ये तू पढ़ देख। मैं थोड़ी कोट पहनूंगी ना। अरे तू पाल ले भाई का शौक है। ऐसा जब आपके परिवार में आता है तो उनके चेहरे की खुशी आप देखें तो महसूस करें कि आपके माता पिता को आपने जब परसेंटेज लाया तो उनको कितनी खुशी हुई होगी। इसको आपको आगे बढ़ाना है और अपने आप को आगे लेकर के जाना है, रुकना नहीं है यहाँ पे। बस कर बहना, पूरी जना बैटरी बढ़ा देनी है क्या? आप में से कितने लोग एप्पल का मोबाइल यूज करते हैं? कितने लोगों के पास एप्पल का मोबाइल है? आप लोग सब जानते हो ना, एप्पल के जो सीईओ थे वो स्टीव जॉब्स थे और उसे अडॉप्ट कर ले। और उस समय स्टीव जॉब्स को एक एडवोकेट अडॉप्ट करने वाले थे, लेकिन उस परिवार ने
स्टीव जॉब्स को एडॉप्ट करने से मना कर दिया। उसने कहा मुझे लड़का नहीं लड़की चाहिए। तो स्टीव जॉब्स उस रात डोनेट नहीं हो पाए। फिर दूसरे दिन एक परिवार आया, तो उसकी इच्छा थी कि वो बच्चे को गोद ले, लेकिन बच्चे की माँ की इच्छा थी कि कोई पढ़ा लिखा परिवार ही स्टीव जॉब्स को गोद ले। तो एक परिवार जिसने गोद लिया 6 महीने बाद, तो वो स्टीव जॉब्स उसको वहाँ पढ़ाई करने लगा, उनके इस कमिटमेंट के साथ कि वो जो है स्टीव जॉब्स को कॉलेज पढ़ने के लिए भेजेंगे। जब स्टीव जॉब्स पढ़ने गए कॉलेज, तो उनके माँ बाप की सारी कमाई जो है उनके पढ़ाई में जाने लग गई, और उनको लगा कि इस पढ़ाई का कोई मकसद नहीं है, और उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। कॉलेज छोड़ने के बाद उनकी जो पसंदीदा क्षेत्र था वो उसमें टेलीग्राफी थी। अमेरिका में टेलीग्राफी सीखने लगे, और वो कॉलेज आते जाते रहे कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। टेलीग्राफी के बाद उन्होंने 2 लोगों ने मिल करके एप्पल की स्थापना एक गैरेज से शुरू की। उस गैरेज से शुरू करने के बाद उनकी कंपनी 4000 लोगों की कंपनी बन गई। आज हम लोग ब्रांडेड मोबाइल एप्पल यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं। तो उस बच्चे ने एक क्रिएटिविटी पैदा की। 30 साल के बाद उसको उस कंपनी से ही निकाल दिया गया, एप्पल से। उस समय स्टीव जॉब्स को लगा कि मैंने जो कंपनी खड़ी की उसमें से ही मुझे निकाल दिया गया। वो उसके बाद कई सालों तक भटकते रहे। फिर से उन्होंने अपनी ताकत को समेटा, फिर से नई कंपनी खड़ी की। नई कंपनी खड़ी करने के बाद उन्होंने बहुत सारे इवेंट्स किए, बहुत सारी चीज़ें बनाई। बाद में वो फिर से एप्पल में वापस चले गए। तो स्टीव जॉब्स वो आप जैसे क्रिएटिव बच्चे हैं, उन्होंने भी ऐसे कल्पनाएं की होंगी। उनके सामने कितनी मुश्किलें थी। हमारे तो परिवार है जो हम लोगों को संभालते हैं, लेकिन उनके पास तो अनाथ बच्चे थे जिन्होंने दुनिया को इस रूप में देखा। मैं आपको एक क्लिपिंग दिखाऊंगा। एक बिहार का बच्चा, जब वो उसको IAS बनना था, उनके पिताजी ने उनको दिल्ली पढ़ने भेजा। तो उस बच्चे में इतनी भी क्षमता नहीं थी कुछ कर पावे, लेकिन उसके पिताजी ने कहा कि मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए अपने सारे खेत भेज दूंगा, लेकिन तुम्हें IAS की डिग्री लेके आनी है। तो बेटे ने कहा पिताजी ऐसा है कि आपका पैसा आ रहा है लेकिन खर्चे हो जा रहे हैं, मैं ऐसा करता हूँ ट्यूशन पढ़ाता हूँ दिल्ली में। तो पिताजी ने कहा नहीं, तुम ट्यूशन मत पढ़ाना, धूप में मत चलना, नहीं तो तुम्हें धूप लग जाएगी और तुम्हारी पढ़ाई पर उसका बुरा असर होगा। जब पहला अटेम्प्ट फेल हो गया, सेकेंड अटेम्प्ट में उसने IAS कंप्लीट किया। और IAS कंप्लीट करने के बाद जो उनकी मैं आपको क्लिपिंग बताना चाहूँगा, जो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में आने वाले कल में आप लोगों में से कुछ बच्चे सोचते हो IAS IPS बनना है, तो उस फील्ड में जाना हो तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ये आप देखें। ही मतलब है कि कोई समझौता नहीं किया, उसके लिए उन्हें जो भी करना पड़ा। एक समय ऐसा था कि रहने के लिए घर नहीं था, तो फिर स्थिति ऐसी आई कि कैसे रहा जाए, मतलब कैसे क्या हो जाए। तो माँ लोग चली गई मामा घर, माँ और दोनों छोटी बहन। हम नहीं गए क्योंकि हमारी पढ़ाई थी, 5वीं कक्षा का मैं विद्यार्थी था उस समय। तो मुझे आज भी याद है कि एक आदमी केवल सहयोग में ही आपके जीवन निखरती है। ईंट में पकड़ाता था। हम लोग सोचते हैं खाली पैसे वाले ही सफल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो जो बच्चे सपने देखते हैं, कोशिश करते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। तो ये सब जिंदगी के अनुभव है, मैं इसे कभी भी संघर्ष मानता हूँ इसको। दुख नहीं है, ये संघर्ष है। दुख और संघर्ष में अंतर ये होता है कि दुख होता है कि जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सके, किसी माँ के लिए उसके बेटे से अलग हो जाना या असामयिक मृत्यु, ये सब दुख है। लेकिन ये तो जीवन के अनिवार्य अंग है, इसको संघर्ष कहते हैं। और संघर्ष हर एक पिता ने आपको पढ़ाने के लिए अपने खेत बेचे भी हैं? जी हाँ, हमारी 80% खेत बिक चुके हैं। और जब पहली बार सिलेक्ट नहीं हुए तब उन्होंने क्या कहा? हाँ, उन्होंने एक चीज कहा था, मैंने ये चीज बाद में मैंने जाहिर भी किया कि इस भावना को। तो उन्होंने कहा था कि हम बोले कि बाबूजी पैसा कहाँ से आएगा, हम ट्यूशन पढ़ाएंगे मुखर्जी नगर में या यहाँ पर मिल जाते हैं यहाँ पर। बोले कि नहीं, तुम ट्यूशन मत पढ़ाना और तुम अपनी पूरी पढ़ाई जो है अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। धूप में मत चलना, ऑटो में चलना, क्योंकि धूप में चलोगे तो थक जाओगे और पढ़ाई पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अरे तुम्हारे लिए तो हम अपनी किडनी तक बेच देंगे। तो ये एक ऐसी बात थी जो मतलब है कि इस तरह की ये भावना इतनी महान है कि इस भावना के कारण हम कभी भी मतलब अपनी पढ़ाई, अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटे। एक बात बताइए, आज अगर आपके पिता आपके सामने खड़े हों तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे बाबूजी तो अभी मेरे गांव में हैं और शायद अगर इस प्रोग्राम को वो देख रहे होंगे तो मैं उनसे यही कहूंगा कि मेरी सफलता से अलग
आपके बेटे होने में मेरी सार्थकता है। ऐसे और बस सपने इसी देखने हैं सार्थकता को आपको। जीवन भर महसूस करना चाहिए। उन्हें कितनी गर्व होती है जब बच्चा जो है परिवार के विषय में सोचता है। प्रेम कुमार जी, कभी सोचा था खेती किसानी करना? जब से इसको पढ़ाई में ख्याल आया तब से मैंने ये सोचा था, ये आज की सोच नहीं है। आपको पता था आईएएस क्या होता है? आईएएस क्या होता है ये पता नहीं था, लेकिन अफसर जो होते हैं मेरे जिला के, हाँ। उसको तो देखे थे। हाँ, सही बात है। कभी अपने बेटे से नहीं कहा कि अरे तुम नहीं कर पाओगे, तुम कहा मैं नहीं तुम्हारा खर्चा पढ़ाई का उठा पाऊंगा? मैं कैसे कर दूं? वो कभी नहीं सोचा। मैंने खर्चा उठाने के लिए तैयार था, मेरे पास जमीन थी, जमीन बेच कर देते। मेरे पिताजी ने मुझे मरने के बाद दी, कितनी ऊंची सोच है। वो जमीन में इसको देता मरने के बाद। तो ये मैंने सोचा कि मरने के बाद क्यों मैं अब ये दे दूं, और रहेगा तो बेटा का और नहीं रहेगा तो बेटा का। बेटा कैसे हो? जब माँ सफल, एक बेटा सफल होता है तो माँ के क्या सोचती है बेटे के विषय में? तुम्हारे लिए गुड़ रोटी बनाई। माँ बाप के लिए बच्चा हमेशा बच्चा ही रहता है। मेरे ज्यादा कितना भी बड़ा है। ध्यान दीजिए। अब तुम्हारे लिए हम दुल्हन खर्च के रखे हैं, इसका तो हुआ है। खाना आपको तैयारी गुड़ रोटी है। गुड़ रोटी खाने का शौक है? हाँ जी, हाँ। बहुत गुड़ रोटी खाता था। आपसे सारे देश के पिता सीख लें। एक मिसाल कायम की है आपने कि किस तरह से एक पिता अपने बेटे से ये तक कहता है कि मैं ये नहीं कहेंगे कि कोई अपनी किडनी बेचे, लेकिन आपने एक मिसाल कायम की है कि अपना सब कुछ कुर्बान कर बेटे को पढ़ाया, खेत बेचे। आज उनकी लाइफ की तरफ से आपको सम्मानित किया जा रहा है। नहीं मिलती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को तपाना पड़ता है। पानी का अगर सिद्धांत है कि 100 डिग्री पे खोलेगा और माइनस होगा तो ही बर्फ होगा, तो ही वो पिघलेगा और बर्फ बनेगा और खोलेगा। ऐसी आपकी ज़िंदगी है, आपको अपने आप को खपा देना पड़ता है। मैं जब बॉम्बे आया था तो उस समय मुझे लगा कि मुझे कुछ अलग करना है। मैं ट्रेन पकड़ता था डेली सुबह, चर्च गेट पर मेरी ऑफिस थी, मेरी लाइन्स पे, तो मैं डेली 8:35 की ट्रेन पकड़ता था। उसमें हमारे ग्रुप बन गए थे, वो लोकल ट्रेन में सबके ग्रुप होते हैं। तो वहाँ पे हमारे एक दोस्त थे मिलिंद देशमुख, उन्होंने 3-4 दिन के बाद मुझे कहा कि मेरी ट्रेन छूट गई 3-4 बार। तो उन्होंने कहा मौर्य जी आप ट्रेन में आए नहीं? तो मैंने कहा सर ट्रेन छूट गई। उन्होंने कहा जो आदमी ट्रेन नहीं पकड़ सकता वो ज़िंदगी में क्या करेगा। और उस दिन के बाद से आज तक मेरी ट्रेन कभी नहीं छूटी, जिसके वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और आपके सामने कुछ बातें कह पा रहा हूँ। ऐसे आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाना है कि आपको अपने सक्सेस को आगे लेके जाना है। ज़िंदगी में वही सफल होता है जो सपने देखता है, जिसके सपने नहीं होते हैं उसका कुछ आज और कल भी नहीं होता है। तो आपको सपने हमेशा ऊंचे देखने हैं। मैं एक ऐसे मित्र को जानता हूँ जो आप बैंक में नौकरी करते थे, वो अपने नाम के पीछे BM लिखा करते थे और कई वर्षों तक, लेकिन वो जब भी ब्रांच में आते थे बहुत वेल ड्रेस आते, हमेशा सूट बूट में आते बैंक में। दूसरे ऑफिसर वैसे नहीं आते थे। लेकिन कई वर्षों तक ये सिलसिला चलता रहा। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्या लिखते हो आप? तो बोले नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और धीरे धीरे मैंने उनको देखा कि उनकी प्रोग्रेस हुई, अकाउंटेंट बने, बाद में एक दिन ब्रांच मैनेजर बन गए। जब वो ब्रांच मैनेजर बने तो लोगों ने पूछा कि भाई आखिर आपका जो लिखते थे BM, बोले देखिए मेरा सपना था कि मैं ब्रांच मैनेजर बनना चाहता हूँ और जिसके वजह से मेरी ये सक्सेस आई है और आज मैं ब्रांच मैनेजर बन गया हूँ। अभी मैंने नरेंद्र मोदी जी के विषय में एक सुना था कि वो डेली 5 बार P लिखा करते थे, अपनी डायरी डेली लिखते थे। और अभी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने बताया कि मैं PM बनने के ख्वाब की वजह से लिखा करता था। तो उन्होंने कितने सालों से सपने देखे होंगे। तो जो आप आज से सपने देखोगे वही कल पूरा होगा। तो ये सपने आपको आज से देखने हैं और खुद को तपाना है कि मुझे सबसे आगे जाना है। कंपटीशन नहीं करना है लेकिन सक्सेस होना है, सबसे आगे जाना है। जिस दिन आप में भावना आएगी आप बहुत अच्छा होकर के जाओगे। मैं इसमें से एक बच्ची को बुलाना चाहूँगा, आगे आओ आप।
हाँ 91% आपके आए हैं ना? कितने परसेंट आए हैं? आगे आइए। कितना परसेंट है आपका? 92। कितनी पढ़ाई किया आपने, कितना मेहनत किया, वो बताएंगे आप? बस मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत साथ दिया और बहुत सपोर्ट किया सबने। आपने तो आपको लगा था कि मुझे करना है? यस। कितने घंटे पढ़ाई कर ली थी? रोज़ डेली रात में 12-1 बजे तक रोज़। डेली? हाँ, ये चीज़ें आप में सब में आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम आपका? साइमा। साइमा ना, बहुत अच्छा। मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगा। फुटबॉल खिलाड़ी थे, सॉरी फुटबॉल खिलाड़ी नहीं, अमेरिका में 1938 में कैरली नाम का एक खिलाड़ी हुआ जो पिस्टल शूटर था। वो पिस्टल शूटर बहुत ही उस समय का मशहूर पिस्टल शूटर था और उनको लगा कि वो जीत जाएंगे ओलंपिक। और उसी साल 1939 में एक उनका जो ट्रेनिंग कैंप के मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप, उनका दायां हाथ ग्रेनेड ब्लास्ट में उड़ गया। लोगों को लगा कि अब क्या होगा, इनका जो है हाथ चला गया केरली का, अब तो ये जीत भी नहीं सकते। लेकिन उसने किसी से नहीं कहा कि मेरा सक्सेस या मैं क्या करूँगा। और उस समय उसने फिर से 1 साल की ट्रेनिंग की बाएं हाथ से। 1 महीने तक उसने पट्टी कराई, बाएं हाथ चला गया था, बाएं हाथ से ट्रेनिंग की। 1 साल के बाद जब वो ट्रेनिंग कैंप शुरू हुआ तो वहाँ पर हो गया। जो दूसरे खिलाड़ी थे उन्होंने कहा कि आप आए हो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए, तो उसने कहा नहीं, मैं मनोबल बढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं तुमसे फाइट करने आया हूँ, मुझसे फाइट करो और जीतो। और उस वर्ष 1940 में जो वहाँ का नेशनल चैंपियन जो है केरली बना, वो वहाँ पे नहीं रुका, उसने फिर से सपना देखा कि मैंने विश्व चैंपियन बनना है। उस समय वर्ल्ड वार शुरू हो गया, 1944 का भी मैच कैंसिल हो गया, 1940 का भी कैंसिल हो गया। फिर से उसने अपने फोकस को किया 1944 में, 1948 में वो फिर से वर्ल्ड चैंपियन बना और वो वहाँ पर भी नहीं रुका। 1952 में वापस दोबारा गोल्ड मेडल जीता और पूरे दुनिया के इतिहास को बदल के रख दिया। तो जब आप फोकस करते हो तब आप जीत सकते हो। अभी आप लोगों ने देखा होगा एक टाइगर वुड्स जो एक गोल्फ प्लेयर है, वर्ल्ड का बहुत फेमस गोल्फ प्लेयर, अच्छे और बुरे दोनों कारणों से उसे याद रखा जाता है। उससे किसी ने पूछा कि आप जो है ये जो वर्ल्ड चैंपियन बने हो इसमें आप करते क्या हो, तो उसने कहा मैं फोकस करता हूँ। जब मैं मैदान पे जाता हूँ तो मेरे सामने जो गोल्फ रहता है तो मैं पहले गोल्फ देखता हूँ और जहाँ बॉल जाना है उसको देखता हूँ। जब तक पिक्चर के लिए बन नहीं जाता, इमेज नहीं बन जाता दिमाग में, तब तक मैं उसको मारता नहीं हूँ, जिसकी वजह से मैं चैंपियन बना। तो मैं टाइगर वुड्स की क्लिपिंग आपको बताना चाहूँगा कि आप किसी भी काम को फोकस करेंगे तो ही आप सक्सेस होंगे। जब पढ़ाई आती है, पढ़ते नहीं है, एग्जाम आता है तो भगवान के पास चले जाते हैं और फिर हम रिजल्ट चाहते हैं कि हमारे हिसाब से हो। और अगर हमको माँ बाप से कहना हो, हम कह नहीं पाते हैं कि पिताजी मैं बनना चाहता हूँ। मैं एक छोटी सी क्लिपिंग दिखाना चाहूँगा। आपने टैक्सी बुलाई है? मैंने बुलाई। इट्स वेटिंग। थैंक यू। क्यों? जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है। अच्छा, तू चल रहा है मेरे साथ? नहीं, तुझे तेरे घर ड्रॉप करूंगा और मैं जॉब इंटरव्यू के लिए जाऊंगा। साले मैं घर क्यों जाऊंगा? भूल गया? इस कमीने को कुछ प्रॉमिस किया था। ला तेरी डायरी। क्यों? दे दो। मुझे नहीं लगता ये पढ़ने के बाद तुम इंटरव्यू के लिए जा पाओगे। क्या है? चिट्ठी है। तेरे लिए आइए। Playing in his first tournament as a professional. Would you please welcome Tiger Woods? Hello world. 1 साल के लिए प्रेसिडेंट रेन फॉरेस्ट में काम करने के लिए बुलाया है। कहते हैं तुझे सैलरी भी देगा। अब्बा नहीं मारेंगे। जाओ उनके पास, प्यार से समझाओ।
आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा सी हिम्मत कर लेता ना तो सारी जिंदगी कुछ और हो सकती थी। क्या ख्याल है, पसंद आएगा उसे? इतना महंगा वाला खरीदने की क्या जरूरत थी? आज साहबजादे को नौकरी मिल रही है, अब तो सर उठाकर फख्र से घूमने के लिए आ रहे हो और तुम कंजूसी कर रही हो। माँ बाप बच्चों को कितना मोटिवेट करते हैं, उनके लिए क्या क्या नहीं करते हैं। फरहान, आज तुम्हारा इंटरव्यू था ना? मैं नहीं किया, मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता। क्या हो गया? यू हैड एन एक्सीडेंट? सर वो सामने जो बिल्डिंग है ना सर, मैं उसके 3rd फ्लोर से कूद गया था सर। सच बोलने में आपको कुछ छिपाना नहीं पड़ता है। Why? क्योंकि मुझे रस्टिकेट कर दिया गया था। क्यों? सर मैंने नशे में डायरेक्टर के दरवाजे पे पेशाब किया था। वो शैतान रैंचो अब भी तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है? मुझे नहीं समझ आती इंजीनियरिंग, बन भी गया तो बहुत खराब इंजीनियर बनूंगा अब्बा। रैंचो बहुत सिंपल सी बात कहता है, जो काम में मजा आए उसे अपना प्रोफेशन बनाओ, फिर काम काम नहीं खेल लगेगा। अरे कमाओगे कितना उस जंगल में? अब स्टाइपेंड ज्यादा नहीं है, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीदते अपना घर बनाते देखोगे तो अपने आप को कोसोगे। इंजीनियर बनकर फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, फिर जिंदगी भर आपको कोसूंगा। बेहतर यही ना कि मैं अपने आप को कोसूंगा। अरे हंसेंगे लोग, कहेंगे कि फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया। वो अपने कपूर साहब कह रहे थे कि खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा बेटा आईसीई में पढ़ता है। वो क्या सोचेंगे? कपूर साहब ने मेरे कमरे में एसी नहीं लगवाया था, मुझे आराम से सुलाकर वो खुद करने में नहीं सोए थे। अपने कंधे पर बैठाकर कपूर साहब मुझे जमीन घुमाने नहीं लेके गए थे। उस बात में क्या था अब्बा? आप क्या सोचेंगे फर्क पड़ता है? कपूर साहब क्या सोचेंगे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मुझे तुमका पहला नाम तक नहीं पता। फिल्म देख कर आए हो, ड्रामा कर रहे हो? बस भी कीजिए, परेशान है बेचारा। खुदा न करे राजू जैसा कुछ कर बैठे तो। फिर तो डिस्कशन ही खत्म हो गई ना। कुछ मत कहो साहबजादे से, वरना छत से कूद पड़ेंगे। नहीं अब्बा, मैं सुसाइड नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। वो जो रांचो ना, जिसे आप शैतान कहते हैं, उसने जबरदस्ती इसमें आपका और अम्मी का फोटो डलवाया। कहने लगा कि प्रॉमिस कर, जब भी ऐसे स्टूपिड ख्याल आएंगे तो ये फोटो को देखना और सोचना कि इस स्माइल का क्या होगा जब ये तुम्हारी उधड़ी हुई बॉडी देखेंगे। तो आजकल जब बच्चे सुसाइड करते हैं हमारे समाज में तो बड़ा दुख होता है। मैं आपको कन्विंस करना हमें अपने बच्चों को समझाना है कि नंबर कम आ गया तो भी आपके माँ बाप उतना ही प्यार करते हैं कि जितना पहले करते थे। क्या होगा अगर मैं फोटोग्राफर बन गया तो कम पैसे कमाऊंगा ना, घर छोटा होगा, गाड़ी छोटी होगी, और अब्बा मैं खुश रहूंगा। आई विल बी रियली हैप्पी। आपके लिए जो भी करूंगा दिल से करूंगा। आज तक मैंने आपकी हर बात सुनी है, आज बस एक बार मुझे अपने दिल की बात सुनने दीजिए ना, प्लीज अब्बा। अब्बा जाइए मत ना प्लीज। इसे वापस कर देना। बेटे तुम्हारा वो प्रोफेशनल कैमरा कितने का आएगा? इस लैपटॉप के आपके माँ बाप आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनसे अगर दिल से कहोगे तो आपकी बात जरूर सुनेंगे। आप अपनी बातें अपने परिवार से जरूर शेयर करें, उनसे जरूर बताएं। आपके मार्क्स कंसिस्टेंटली पुअर हैं, कोई खास वजह? डर से, बचपन से ब्राइट स्टूडेंट था, माँ बाप को लगा ये हमारी गरीबी मिटाएगा, मैं डरने लगा।
यहाँ जा तो देखा रेस लगी हुई है, फर्स्ट नहीं होगी तो कोई जानेगा भी नहीं। मैं और डरने लगा। फियर इज नॉट गुड फॉर ग्रेट सर। और अंगूठियां पहनने लगा, पूजा करने लगा, पूजा कर भगवान से भीख मांगने लगा, ये दे दो वो दे दो। 16 हड्डियां टूटी, 2 महीने सोचने का मौका मिला, तब बात समझ आई। सर आज मैंने भगवान से नहीं कहा कि मुझे जॉब दिला देना, मैंने सिर्फ हाथ जोड़े और इस लाइफ के लिए थैंक यू बोला। अगर आप लोग मुझे आज रिजेक्ट भी करते हैं सर तो कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैं अपनी लाइफ के साथ कुछ ना कुछ ढंग का तो कर ही लूंगा सर। देखिए, आपका इतना फ्रैंक बिहेवियर हमारी कंपनी के लिए ठीक नहीं है। क्लाइंट्स को हैंडल करने के लिए हमें एक डिप्लोमेटिक आदमी की जरूरत है। आप कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। बट अगर आप हमें भरोसा दिलाएं कि आप अपने इस एटीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हैं तो कुछ हो सकता है। दोनों टांगे तुड़वा के अपने पैरों पे खड़ा होना सीखा है सर। बड़ी मुश्किल से आया ये एटीट्यूड, नहीं होगा सर। आप अपनी नौकरी रख लीजिए, मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूँ। सॉरी, डोंट माइंड सर। रोको, 25 साल से मैं रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ, बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं। जॉब पाने के लिए लोग हमारे हाँ में हाँ मिला ही लेते हैं। तुम कहाँ से आए हो यार? जी सैलरी कितना लोगे भैया? सच्चाई में देर होती है लेकिन मिलना जरूर है। बजा सकते हो अगर आपको अच्छा लगे कोई चीज। आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, परिवार के लोग हैं जो आपको मोटिवेट करते होंगे हमेशा आगे करने के लिए। मैं आपको मोहम्मद अली की एक बात बताना चाहूँगा। मोहम्मद अली जब रिंग बॉक्सिंग खेलने जाते थे उस चैंपियन, यू आर ए विनर बट आई एम ए चैंपियन, और उनकी बातें हमेशा लोगों को मोटिवेट करती थी। और जब मोहम्मद अली गिर गए उनके शरीर ने जवाब दे दिया, उठने से मना कर दिया कि अब उठ नहीं सकते हैं, दूसरे लोगों का यह प्रतिद्वंदी जीत जाएंगे। तब मोहम्मद अली के विल ने कहा कि नहीं, तुम्हें तो खड़ा होना ही है, हिंदुस्तान के लिए खड़ा होना है। और वह फिर से खड़ा हुआ और उसने जीता। तो आपके अंदर जब वो ताकत, शरीर जवाब दे जाए तो आपकी अंतरात्मा जो कहती है, आप जो पढ़े लिखे रहते हो, जो ज्ञान से आप जो ताकत बनाते हो, वह ताकत आपको जिताती है। मैं एक 26 साल की लड़की अरुणिमा राय की कहानी बताना चाहूँगा। वो हमारे भारत की फुटबॉल प्लेयर, वॉलीबॉल प्लेयर थी। वो लखनऊ से नोएडा फुटबॉल खेलने जा रही थी। जब वो लखनऊ से नोएडा जा रही थी, ट्रेन में बरेली के पास कुछ बदमाशों ने उसकी चैन खींची। वो लड़की उससे मुकाबला करने लगी। उस मुकाबले में उस लड़की को उठा के बदमाशों ने ट्रैक पे फेंक दिया। रात का समय था, किसी को पता नहीं चला कि ऐसा कोई हादसा भी हुआ है। और वो लड़की उस ट्रैक पे जब गिरी, उसका बायां पैर कट गया और दायां पैर फ्रैक्चर हो गया और पूरे शरीर में जो है चोट लगने लगे। पूरी रात वो ट्रैक पे पड़ी रही। जब ट्रेन आती थी तो धीरे से सर नीचे करके पत्थर पकड़ के उसी पे लेट जाती थी। और उस स्थिति में उसने 8 घंटे तक बिताए। 8 घंटे के बाद जब सवेरा हुआ, उधर से गांव वाले आए तो एक लड़के ने उसको देखा कि कोई कट गया है, तो वो वापस चला गया। वो गांव वालों को बुला के लाया, 10-15 लोग आए, फिर उसको उठा करके जब ले करके हॉस्पिटल गए तब इसका इलाज शुरू हुआ। लखनऊ फिर इसको दिल्ली लेके गए। जब दिल्ली लेकर के गए, इस लड़की ने सोचा, लोगों ने कहा कि अब क्या हो सकता है, एक तो लड़की और ऊपर से पैर कट गए, फ्रैक्चर भी हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते अरुणिमा राय। तो उसने कहा कि नहीं, मैं बहुत कुछ करूंगी। जब उसका इलाज शुरू हुआ, इलाज शुरू होने के बाद
नकली पैर लगे। उसने कहा मैं माउंट एवरेस्ट फतेह करूंगी। और उस लड़की ने जो साहस दिखाया, उसके बाद उसने ट्रैकिंग शुरू की, सीखना शुरू किया, और वो भारत की पहली ऐसी विकलांग लड़की है जिसने माउंट एवरेस्ट फतेह किया। जब वो अपनी ट्रेनर के पास पहुंची तो उसने कहा कि अरुणिमा, तुम इस पट्टी के साथ आई हो ट्रेनिंग लेने के लिए, तो तुमने तो माउंट एवरेस्ट अपने अंदर फतेह कर लिया है, अब तो दुनिया को दिखाने के लिए है। तो आपके अंदर जब वो जज्बा आता है तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैं आपको अरुणिमा रॉय की एक क्लिपिंग बताना चाहूंगा कि उसने किस तरीके से किया था। 22,000 फीट ऊंचे पहाड़ पर शान से मुस्कुराते इस चेहरे के पीछे बहुत दर्द छिपा है। इतना कि हम आप जैसे आम लोग शायद ही इसे बर्दाश्त कर पाते। लेकिन अरुणिमा उर्फ सोनू ने न सिर्फ इसे बर्दाश्त किया बल्कि उसे जीत में बदल दिया। एक्चुअली लोग होता क्या कि हमारा जो भी इस तरीके के होता कि ये हमारा मेंटली होता है कि हम मेरा पैर नहीं, हम नहीं जा सकते। एक बार गोल तो बनाओ, एक बार गोल बनाओ, एक बार लक्ष्य बनाओ और कुछ कर गुजरने की ताकत रखो। आप आपको अपने लाइफ को सेट करना है। कमजोरी है उसको ताकत बना लो और सिर्फ एक कदम बढ़ाओ। एक कदम, आप एक कदम बढ़ाओगे और खुद ब खुद अपने आप रास्ता बनता चला गया। सो मेरे साथ भी वही हुआ। अरुणिमा राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल और वॉलीबॉल खिलाड़ी थी। 2 खेलों में बराबर की महारत बताती है कि वो कितनी काबिल रही होगी। लेकिन वक्त ने लखनऊ की 26 साल की इस बिटिया की जिंदगी बदल कर रख दी। ऐसी समस्याएं आपके साथ भी आ सकती है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको उसमें विजयी बनना है। ऐसा हादसा हुआ जिसने भी सुना आंखों में आंसू भरकर दंग रह गया। 10 अप्रैल 2011 की काली रात जब वो लखनऊ से नोएडा मैच खेलने जा रही थी, तभी पद्मावत एक्सप्रेस में उसके साथ चेन छिनतई की कोशिश हुई। अपराधियों से भिड़ने में अरुणिमा कामयाब रही लेकिन जीत नहीं सकी और उन अपराधियों ने उसे ट्रेन से ट्रैक पर फेंक दिया। ट्रैक पर अरुणिमा रात से सुबह तक पड़ी रही और करीब 49 ट्रेनें उसे कुचलती रात भर पार होती रही। ऐसा दर्दनाक हादसा जिसमें बच जाना असंभव था, असंभव। रेलवे समय सारणी के अनुसार 49 ट्रेनें अप डाउन हुई हैं और सुबह 7:30 बजे के करीब एक गांव वाले ने, बरेली के कुछ एक गांव वाले ने देखा मुझे, उससे लगा कि हम मतलब कट के मरे हुए हैं, तो वो मेरे पास में नहीं आया और वो दूर से ही मुझे देख रहा था और फिर वहीं से वो वापस चला गया। उसके बाद लगभग 10-15 मिनट के बाद वो ढेर सारे लोगों, कम से कम 10-15-20 लोगों को लेके साथ में आया और फिर हमारे पास में आए सारे लोग। और हाँ, उस घटना में मेरा बायां पैर कट गया और दाहिने पैर में रॉड है, 2 रॉडें हैं उसमें और बाकी बैकबोन में मेरे 5 फ्रैक्चर थे और बॉडी पे बहुत सारी चोटें थी। जिंदगी में कभी हारना नहीं है, कोई भी परिस्थितियां। लेकिन ये हादसा हादसों की शुरुआत थी। ट्रेन ने अरुणिमा को एक रात कुचला, व्यवस्था ने कई दिन तक। पूरा देश अरुणिमा को देखकर सन्न रह गया था, लेकिन खेल मंत्रालय 25,000 रुपए की भीख देता रहा। सोनू ने अपनी सफलता के सारे तमगे मंत्रालय को लौटा दिए और जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ती अरुणिमा को लगने लगा कि वो मंत्रालय के सामने भिखारी बन गई है। लड़की के लिए भिखारी टाइप भीख देने के बराबर होती। लड़की के लिए भिखारी टाइप भीख देने के बराबर होती। लड़की के लिए भिखारी टाइप भीख देने के बराबर होती। इतनी
बड़ी त्रासदी के बीच इंसान अपने पैर पर नहीं उठ पाता, पर यहां से अरुणिमा ने नई शुरुआत की। वो सपना देख लिया जिसमें उसके आगे की दुनिया छोटी लगने लगी और 22,000 फीट ऊंचे जामसेर चोटी से जब वो एवरेस्ट देखती है तो उसे सबसे ऊंचे पर्वत की ऊंचाई अपनी मुश्किलों से छोटी लगती है जिसे उसने जिंदगी में मात दी है। अरुणिमा की कहानी बताती है कि अगर आप दुनिया से लड़ने को तैयार हैं तो दुनिया आपके कदमों में होगी। न्यूज़ 11 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जमशेदपुर से जितेंद्र और कौशल सिंह की रिपोर्ट। 100 बार पढ़ा होगा, मुझे उसकी एक एक पेज एक एक चीज़ें याद थी। उसमें एक रशिया के फाइटर पायलट की कहानी थी कि रशिया में एलेक्साई मैस्कर नाम का एक फाइटर पायलट हुआ जिसने सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जर्मनी में जब वो लड़ाई लड़ने गए थे उस समय इनके फाइटर प्लेन को हिट कर दिया गया और ये वहाँ से उड़ते हुए वापस लौटे, लेकिन वापस लौट नहीं पाए। बर्फ में इनकी प्लेन क्रैश हो गई। प्लेन क्रैश होने के बाद इनको होश नहीं रहा। फिर वहाँ पे पोलार बेयर आया, उसने सोचा कि इनको खा लेंगे, लेकिन जब इनको उसने 8 फीट नीचे बर्फ़ में से खींचा तब इनको याद आया कि जब हम अपने बेस से चले थे तो मेरे जेब में एक पिस्तौल रखा था मेरे दोस्त ने। उसने उस पिस्तौल को निकाला, उस पोलार बेयर को शूट कर दिया। पोलार बेयर को शूट करने के बाद जब इस निकला, एक गांव वालों ने इनको बचाया। गांव वाले फिर इनके यूनिट में भेज दिए। फिर इसको मास्को भेज दिया गया। जब मास्को भेज दिए तो इसके दोनों पैर यहाँ से काट दिए गए। जब पैर काट दिए गए तो ये डिप्रेशन में रहने लगा। सोचा मेरी ज़िंदगी का यही की मकसद था कि मैं फाइटर पायलट बनूं, और बन भी गया, और अब मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रहा और मैं क्या करूँगा। और रात दिन उस चिंता में वो घोलने लगा। उस समय एलेक्साई मैस्कर का एक दोस्त था, उस वहाँ पे सभी घायल लोग एक ही हॉस्पिटल में थे, तो उन्होंने एक प्लेन पेपर की कटिंग दी उसको, बताया देखो ये जर्मनी का पायलट है जिसने एक पैर रहते हुए फरमान प्लेन चलाया था। तुम तो रशियन हो, तुम तो कर सकते हो। तो इसको बड़ा मोटिवेशन मिला। बोला कि क्या मैं कर सकता हूँ? बोले हाँ, तुम्हारे अंदर वो ताकत है, तुम कर सकते हो। तुम अपने आप को सोचो कि तुम रशियन हो, तुम्हारे पास 2 पैर नहीं है तो क्या हुआ। उस दिन से इसने अपने शरीर को बहुत बलिष्ठ बनाने लगा, एक्सरसाइज करना, 8-8, 10-10 घंटे प्रैक्टिस करना, और अपने आप को इतना मजबूत बनाया कि इसको फिर लगा कि डॉक्टरों को एक काफ़ी कुछ कर सकता है। इसको नकली पैर लगाए गए। इसे लगा मैं फिर से जाना चाहता हूँ लड़ाई पे। नकली पैर लगाते ही गिर पड़ा, तो बोले तुम्हें बच्चा बनना पड़ेगा, फिर से चलना सीखना होगा। फिर से चलना सीखा। 2 साल तक सरकार से लड़ता रहा कि इसे फिर से यूनिट में भेजा जाए लड़ने के लिए। लोगों ने कहा कि लूले लंगड़े को लड़ाई में नहीं भेजा जाता है। तब इसने कहा था कि नहीं, मुझे तो जाना ही है। 2 साल के बाद सरकार ने वहाँ की परमिशन दिया और इसे वहाँ भेजा गया वापस यूनिट में, ट्रेनिंग ली, फिर से लड़ाई पर गया। जब इस पत्रकार ने, जिसने इस कहानी को लिखा था उनको पता चला कि उस यूनिट ने 1 महीने में 325 जहाज मार गिराए हैं जर्मनी के, तो उसने सोचा उस यूनिट में ऐसा क्या है, जाके देखना चाहिए। जब वो वहाँ गया तो वहाँ सबसे पता चला कि सबसे बेस्ट पायलट एलेक्साई मैस्कर है। उससे मिला तो पता चला कि उसके तो दोनों पाँव नहीं है, और उसने उसकी पूरी कहानी लिखी। और वह किताब जब मैंने पढ़ा मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपकी ज़िंदगी में जब आप हारना बंद कर देते हो तो जीत की शुरुआत वहाँ से होती है। मैं आपको बताऊं, ये चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है। आपको भी हमेशा अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे लोगों के बीच रहना, वह संगत आपको बहुत आगे लेके जाती है, आपके हर सपने को पूरा करती है। मैं बॉम्बे में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन उसका श्रेय सारा जो जाता है वो सकारात्मक सोच को जाता है कि हमारे सोच में ही सारी चीज़ें हैं। हम जिस दिन सोचना, अच्छा सोचना बंद कर देते हैं, अच्छी संगत बंद कर देते हैं, उस दिन हमारी समस्याएं शुरू होती हैं। तो आपको हमेशा सकारात्मक सोच के साथ अपने आप को आगे लेके जाना है। और इसके बाद मैं आपको एक क्लिपिंग दिखाऊंगा टाइगर वुड्स की, जो मैं पहले नहीं दिखा पाया था। टाइगर वुड्स खिलाड़ी नहीं हुआ। दुनिया का सबसे अमीर आदमी है खेलों में। आपको फोकस करना है कि क्या करना है आपको। Sure read it right. Going to see that smile a lot.
कहाँ पहुँचना है आपको। First time ever anyone's reached this on this event. Somebody come intended for this That's one way to slow it down. बहुत गरीब घर का लड़का था टाइगर वुड्स, और इसने इतनी कड़ी मेहनत की कि आज जो है पूरे विश्व में नाम है इसका। This is right online. What a shot. Does it get any better than this, guys? आप सबने हाथी देखा होगा। कितने लोगों ने देखा हाथी? जो नहीं देखे वो हाथ उठाइए। सबने देखा होगा। जब हाथी का बच्चा छोटा होता है, जंगली होता है, तो जंगली हाथी को जब पालतू बनाते हैं तो उसको जंगल से पकड़ा जाता है। उसके दूसरे हाथी के साथ जाकर के उसको पकड़ते हैं। जब पकड़ के लाते हैं तो उसे बांधते हैं तो उसके जब पैरों में रस्सी बांधी जाती है तो उसमें जो है खीले लगे होते हैं। वो खीले जो है जैसे हाथी का बच्चा उससे निकलने का कोशिश करता है वैसे वो चुभते हैं। धीरे धीरे उस बच्चे के दिमाग में कई दिन भूखा रखा जाता है। उसके दिमाग में बैठा दिया जाता है कि तुम करना चाहता हूँ, तो आपके दोस्त, आपके परिवार के लोग, कई लोग आपको रोकते हैं, बोले ये तो तुम्हारा परसेंटेज नहीं है, या तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, इसकी जगह ये ले लो। आपके ऊपर वो थोपते हैं कोई ना कोई नई चीज़ें। तो आपको उस समय अपने आप को मोटिवेट करना है कि कैसे क्या करना है। एक बच्चा हुआ तो बच्चे के ना हाथ थे ना पैर थे। उसकी माँ ने सोचा मुझे इस बच्चे को बड़ा करना है, और उसने पालना शुरू किया। जब बड़ा बच्चा होने लगा तो उसने सोचा मैं क्या कर सकता हूँ। तो बच्चे ने कहा कि माँ तुम रोया मत करो कि मैं चलता हूँ, खून बहता है, तुम पोछा लगाते हो, बहुत बुरा लगता है, लेकिन माँ तुम रोया मत करो, एक दिन तुम्हें मुझे पर गर्व होगा। मैं एक निक की बात दिखाना चाहूँगा। आज वो लड़का 2 लाख रुपया डेली का कमाता है, खाली लेक्चर देता है उस बात का। मैं निक की एक क्लिपिंग आपको बताऊँगा। आज संजीवनी की वजह से मैं आपके सामने अपनी प्रस्तुति दे पाया हूँ। किशोर पाटिल जी और उनकी पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया। I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. निक सब कुछ करता है जो एक आम आदमी कर सकता है। It's so cool. I was at a water slide all by myself. आज पूरी दुनिया में हर जगह लेक्चर देते हैं, हर यूनिवर्सिटी में जाते हैं। People come down, here I come, and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? And there were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married, I'm not going to have a job, I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband? इतनी खराब परिस्थितियों में भी लोग हारते नहीं हैं। कितना मनोबल होगा उनके परिवार का कितना बड़ा सपोर्ट होगा। It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. माँ बाप की भी जवाबदारी हो बच्चों पर दबाव नहीं डालें। अगर बच्चे कम परसेंटेज लाते हैं या कोई भी दिक्कत हो तो उनके साथ सहयोग करना चाहिए। It's freezing. I
know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long the storm's going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are जिंदगी जीना इसको कहते हैं कि आपको हर हाल में अपने आप को मोटिवेट करना है, खुद को मोटिवेट करना है. On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to